नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं नगमा। मुंबई में मशहूर अभिनेता और समाज सेवी सोनू सूद के ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक 6 ठिकानों पर यह सर्वे किया जा रहा है। सोनू सूद ने कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। साथ ही वो दिल्ली सरकार के देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सोनू सूद जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू जी का साथ मिला था। आयकर विभाग ने अभिनेता सोनू सूद के 6 जगहों पर सर्वे करना शुरू किया है। पिछले कई घंटों से ये सर्वे शुरू है। फिलहाल अगर बात करें तो हम सोनू सूद के कैसाब्लांका ये घर के नीचे रुके हुए हैं और यहीं पर सोनू सूद भी मौजूद हैं और यहीं पर ये सर्वे किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि सर्वे टैक्स ऑफिशियल्स की ओर से किया जा रहा है। मुंबई में सोनू सूद के ऐसे 6 जगह हैं जहां पर इस समय ये अधिकारी मौजूद हैं। आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने औपचारिक तौर पर ज़रूर नहीं बताया कि क्यों वो आए हैं यहाँ पर ये सर्वे करने, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि इनसे जुड़े जो अकाउंट बुक्स हैं, इनकम और खर्च और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, इसकी पूरी जांच की जा रही है। ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन इसे जो एक टाइमिंग है उसे लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि किस तरह से सोनू सूद दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और वहां पर एक एम्बेसडर के तौर पर भी, बतौर जो उनका शिक्षा विभाग है उसका एम्बेसडर के तौर पर भी ये नियुक्त हुए हैं और वहाँ पर भी वो गए थे। तब भी उनसे पूछा गया था कि क्या वो ऑफिशियली राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तब भी इसे मना कर दिया था। लेकिन जिस तरह से ये जो सर्वे किया जा रहा है वो दिल्ली में जो एम्बेसडर बने उसके बाद किया जा रहा है, इसलिए भी इसके टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं और कई नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। बहरहाल ये सर्वे क्यों किया जा रहा है ये भी देखना अहम होगा। ऐसे 6 अलग अलग जगह हैं जहाँ पर सर्वे किया जा रहा है और ये भी देखना ज़रूरी होगा कि कितने घंटों तक ये सर्वे चलता है और क्या उसके बाद कोई जानकारी दी जाती है कि क्यों ये किया गया और इससे क्या कुछ हासिल हुआ। इस सब पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन सोनू सूद जिस तरह से लॉकडाउन के बाद से ही, पहले लॉकडाउन के समय भी उन्होंने मजदूर हो या बाकी लोग हों, उन्हें घर पहुंचाने से लेकर कई सारे काम किए, तब भी वो सुर्खियों में रहे। महाराष्ट्र के राज्यपाल से भी मिले थे, मुख्यमंत्री से भी मिले थे, दिल्ली भी गए थे और उसके बाद जिस तरह से सर्वे हुआ है ये काफ़ी चौंकाने वाली बात भी सामने आई है, क्योंकि ये किसी ने शायद ही सोचा होगा कि सोनू सूद के ऐसे 6 ठिकानों पर सर्वे होगी। लेकिन इस पर इंतज़ार करना होगा कि क्या आयकर विभाग की ओर से कोई जानकारी दी जाती है कि क्या वजह थी, क्या कुछ इन्होंने पाया, किस चीज़ के लिए जांच की, इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। लेकिन घंटों से कहीं ना कहीं ये 6 ठिकाने हैं जहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। मुंबई से मेरे सहयोगी धनेश के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की ओर से चलाए जा रहे आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में गिरफ्तार सभी 6 आतंकी अब पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस का दावा है कि काफी सालों बाद अंडरवर्ल्ड का आतंकी गतिविधियों से सीधा कनेक्शन सामने आया है। ये मॉड्यूल टारगेट किलिंग और त्योहारों में हमले करने की फिराक में था। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को जिन 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया उनमें सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान से गिरफ्तार जान मोहम्मद उर्फ समीर को लेकर है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि वो अंडरवर्ल्ड से सीधे जुड़ा हुआ था और इस आतंकी मॉड्यूल में उसकी अहम भूमिका है। पुलिस के मुताबिक मुंबई का रहने वाला जान मोहम्मद उर्फ समीर सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में था। वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए उससे बात करता था और उसी के कहने पर इस मॉड्यूल को हथियार, गोला बारूद और फंड मुहैया कराया गया। हालांकि उसने अपने मोबाइल का डेटा डिलीट कर दिया है, इसीलिए उसका मोबाइल साइबर जांच के लिए भेजा जा रहा है। जान मोहम्मद को लेकर मुंबई में भी काफी हलचल रही। वहां के गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मुंबई पुलिस ने कहा कि जान मोहम्मद धारावी का रहने वाला है। वो 20 साल पहले से डी कंपनी से जुड़ा हुआ था।
उस समय के उस पर कुछ केस भी हैं। वो 13 सितंबर को गोल्डन एक्सप्रेस में बैठा और कोटा में पकड़ा गया। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र एटीएस चीफ ने कहा कि ना ही मुंबई या महाराष्ट्र में कोई हथियार बरामद किया गया है और ना ही महाराष्ट्र के अंदर किसी को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में इसे महाराष्ट्र एटीएस के इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ना ही किसी केंद्रीय जांच एजेंसी ने और ना ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जानकारी उन्हें दी थी। As far as this particular case is concerned, let me tell you, the city is safe, even the state is safe. ऐसा कुछ भी नहीं है। Don't try to say कि कुछ होने वाला है या होने वाला था। हमको नहीं पता क्या था। कोई भी एक्सप्लोजिव, कोई भी वेपन महाराष्ट्र में नहीं आए। कोई उनका ऑपरेटिव महाराष्ट्र में नहीं आया। It was all at Delhi. दिल्ली से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से these people were supposed to go there and get things, लेकिन उससे पहले ही उसको पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक आईएसआई और अनीस इब्राहिम ने इस मॉड्यूल को 2 ग्रुप में बांटा था। पहला ग्रुप रायबरेली के मूलचंद और मुंबई के जान मोहम्मद का था, जो सीधा अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। इसका काम फंड, गोला बारूद और हथियार मुहैया कराना था। जबकि दूसरा ग्रुप जामिया नगर के ओसामा और प्रयागराज के जीशान का था, जिन्हें अलग अलग जगहों पर रैकी कर ब्लास्ट और टारगेट किलिंग करनी थी। पुलिस के मुताबिक जीशान और ओसामा ने इसी साल अप्रैल में मस्कट से पाकिस्तान के थट्टा इलाके पहुंचकर आतंकवाद की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के लोगों ने दी। ट्रेनिंग में इन्हें पिस्टल चलाना, आईईडी प्लांट करना और हमले के दौरान लोगों से बचने और छुपने के तरीके भी बताए गए। थट्टा में ही अजमल कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। आरोपी जीशान एमबीए है। वो दुबई में अकाउंटेंट था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भारत आ गया और फिर यहाँ पर खजूर का धंधा करने लगा। लखनऊ से गिरफ्तार आमिर जीशान का रिश्तेदार है। आमिर ने जेद्दा में मूलचंद उर्फ लाला, एक किसान है और वह डी कंपनी के संपर्क में था। यूपी के बहराइच का रहने वाला अबू बकर जेद्दा में रह चुका है। उसने 2013 में देवबंद में मदरसे में शिक्षा ली। दिल्ली से गिरफ्तार ओसामा का परिवार ड्राई फ्रूट का काम करता है, जिसकी वजह से ओसामा मिडिल ईस्ट के देशों में व्यापार के सिलसिले में आता जाता रहा है। पुलिस के मुताबिक आतंक के इस गठजोड़ में अंडरवर्ल्ड, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है। 14 दिन की पुलिस रिमांड में अब पुलिस आरोपियों से ये पता लगाएगी कि वो पाकिस्तान से किन लोगों के संपर्क में थे, उनकी ट्रेनिंग कैसे हुई, भारत में उनके निशाने पर कौन कौन से लोग थे, कहां कहां वो ब्लास्ट करने वाले थे और यहां उनके कुल कितने साथी हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या और मथुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां आने जाने वाले लोगों की जांच पड़ताल हो रही है। गिरफ्तारी की खबर से इनके परिवार वाले और पड़ोसी हैरत में हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाली सड़कों पे पुलिस की सख्ती आज ज़्यादा है। जगह जगह गाड़ियों को रोककर जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ सड़कें बैरियर लगा के गाड़ियों के लिए बंद हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास बड़े पैमाने पे पुलिस गश्त कर रही है। गाड़ियों और लोगों के सामान की तलाशी ली जा रही है। कुछ आपराधिक तत्वों के पकड़े जाने के मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जो है यहाँ पर विशेष रूप से चेकिंग चला रहे हैं, ताकि जो है कोई भी अवांछनीय व्यक्ति जो है यहाँ पर जो है प्रीमाइसेस में प्रवेश न करे। ये कच्ची मिट्टी का घर मूलचंद का है और दरवाजे पे उनकी साइकिल खड़ी है। उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के साथ मिलकर आतंकवादी प्लानिंग करने के इल्जाम में पकड़ा गया है। गांव में उनके 7 बीघा जमीन है और 2 बच्चे हैं। उनकी पत्नी कहती हैं कि वो ज्यादातर गांव से कहीं जाते नहीं हैं। अब छुप के किसी से मोबाइल पे बात कर ली हो तो उन्हें पता नहीं। अब फोन है तो हम नहीं जानते किससे बात किए, अकेले में नहीं किए हैं। बहरहाल हमारे सामने इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। आतंकवादी नहीं है हमारे आदमी। आतंकवादी को पकड़े तो शायद देश में ये सब काम ना होता। प्रयागराज के करेली इलाके में ये जीशान कमर का घर है। जीशान दिल्ली में गिरफ्तार हुआ है। एटीएस ने उसकी निशानदेही पे प्रयागराज के नैनी इलाके के एक पोल्ट्री फार्म से पावरफुल आईईडी और असलहे बरामद किए हैं। जीशान एमबीए है। वो पहले दुबई में काम करता था। लॉकडाउन में घर आ गया था। हमारा बेटा इकलौता बेटा है हमारा,
क्या करते हैं? MBA किया हुआ है वो पढ़ा लिखा है, जॉब करता था दुबई के अंदर, यहाँ आया, लॉकडाउन में चला आया। अब यहाँ जो है परेशानी थी, उसने कहा कि हम जो है अपना ये खजूर का बिजनेस करेंगे। और खजूर का बिजनेस हमने कहा ठीक है कि चलो कोई बात है, लेकिन कोई गलत एक्टिविटी में ना हो। बहराइच के अबू बकर को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। वो बहराइच शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर कैसरगंज इलाके में रहता है। ATS ने उसके भाई को भी पकड़ा था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। हम लोग घर पे बैठे थे और अचानक ATS वाले आए हैं, तो उस वक्त पता चला और हमको लेकर गए और हमारी गाड़ी को लेकर गए कैसरगंज थाने में। उसके बाद उन्होंने हमको आधे घंटे के बाद छोड़ दिया। इतने बड़े पैमाने पे टेरर सस्पेक्ट्स की गिरफ्तारी एक खतरनाक खबर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द इसकी जांच करके सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए जा सकेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ लखनऊ में कमाल खान, NDTV इंडिया। क्या पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाया जा सकता है? इस अहम सवाल पर GST काउंसिल की 17 सितंबर की बैठक में विचार हो सकता है। सबकी नजरें अब इसी बैठक पर हैं। शुक्रवार को लखनऊ में GST काउंसिल की बैठक में पेट्रोल डीजल को भी GST के दायरे में लाने पर चर्चा संभव है। सूत्रों के मुताबिक GST काउंसिल की बैठक में केरल हाईकोर्ट के एक आदेश पर चर्चा हो सकती है। इस साल जून में केरल हाईकोर्ट ने पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने की एक अर्जी पर सुनवाई की। जून 21 तारीख को GST काउंसिल को आदेश दिया कि वह इस याचिका की समीक्षा करे और इसे विचार के लिए केंद्र सरकार के पास भेजे। हालांकि गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर पहले ही चिंता जताते रहे हैं। हमारी पार्टी के लोगों ने इसकी डिमांड भी की थी कि GST के दायरे में लाया जाना चाहिए। यदि लाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कि GST का जो हिस्सा हमारा है, जो एक्ट बना हुआ है, वो पैसा भी राज्यों को नहीं मिलता। केंद्र सरकार जो फैसला करे उसको हम लोग हमारी तो बाध्यता है उसको मानने के लिए। लाए तो अच्छी बात है। इंडियन ऑयल द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल पर 55.54% टैक्स और ड्यूटी लगते हैं। अगर पेट्रोल GST के सबसे ऊंचे स्लैब में भी आए तो दिल्ली में 28% टैक्स लगेगा, यानी टैक्स करीब आधा हो जाएगा। जाहिर है पेट्रोल को GST में शामिल करने से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 28 रुपए तक सस्ती हो सकती है। लेकिन क्या कोरोना संकट के बाद के आर्थिक हालात में केंद्र और राज्य सरकारें इसके लिए तैयार होंगी? भारत में पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करने में अहम भूमिका निभाने वाले तेल अर्थशास्त्री किरीट पारेख ने NDTV से कहा, बेशक इससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा, लेकिन राज्यों की कमाई घटेगी। जो कंज्यूमर देता है वो दैट इज अबाउट इट इंक्लूड्स, इसके साथ इसमें 55% तो टैक्स का ड्यूटी है। अगर जो मैक्सिमम रेट को जो GST का है 28% आए, फिर भी इसमें काफ़ी कटौती हो जाएगी। लेकिन साथ साथ में ये भी समझना ज़रूरी है कि आजकल कोविड और इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से स्टेट्स की आमदनी कम हो रही है। तो अगर ये स्टेट में सिर्फ आमदनी आवक कम हो जाए तो वो लोग को काफ़ी मुसीबत आएगी मैनी स्टेट को। सो इस वक्त मेरा ख्याल से कोई स्टेट, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, मेरा ख्याल से सभी स्टेट इसमें एग्री करने का सवाल मैं नहीं देखता हूँ। पेट्रोल और डीजल को GST व्यवस्था के दायरे में लाया जाए या नहीं, ये सवाल बेहद पेचीदा है। देश में GST व्यवस्था लागू हुए 4 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक इस मसले पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आम राय नहीं बन पाई है। छत्तीसगढ़ के GST मंत्री TS सिंहदेव ने NDTV से कहा है कि अगर भविष्य में एक्साइज ड्यूटी और वैट को मर्ज करने का फैसला किया जाता है तो राज्य सरकारों को ये आकलन करना होगा कि इस फैसले से उन्हें राजस्व का कितना नुकसान होगा और इस नुकसान की भरपाई वो किस हद तक कर पाएंगे। दिल्ली से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।